हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, अब आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में अभी हम केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये 16वीं क्लास है। अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिस भी सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड जिन लोगों ने नहीं किए, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आज की जो हमारा पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, वो पढ़ने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। तो हमने आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंध से संबंधित, तो वो हमने सारा कवर कर लिया था। तो मैंने कल की क्लास में जो लास्ट क्लास थी उसमें ये कहा था कि जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे वो हम जो हमारा केंद्र और राज्य जो हैं उनसे जो वित्तीय संबंधों में जो जितने भी उससे संबंधित आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो सारे आर्टिकल्स कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में सारे जो इतने भी आर्टिकल्स हैं ना, वो कवर कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम केंद्र और राज्यों के संबंध जो हैं, जो रिलेशंस है, उसकी में जो प्रवृत्तियाँ होती हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज का जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम पहले ही सारा कुछ पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो ये भी हो गया था। ये अब हमारा ये चलेगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, जो केंद्र है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित अनुच्छेद, मतलब जो हमारा सेंटर और जो हमारा स्टेट है, केंद्र संघ से संघ भी बोल सकते हैं। तो वित्तीय संबंधों से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले आता है आर्टिकल्स में, तो सबसे पहले आता है जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच जो राजस्व का वितरण होता है। तो राजस्व का जो टैक्स होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों के बीच में, वो कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 368 से 281 तक होता है। तो ये चीज़ें वितरण के अंदर आती हैं। तो क्या क्या है, सारा एक एक आर्टिकल्स के तहत देखेंगे, और फिर जो आर्टिकल्स निरस्त कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमको जानकारी तो हो। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है हमारा अनुच्छेद 268 यानी कि आर्टिकल 268। तो आर्टिकल 268 क्या जानकारी देता है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, मतलब संघ द्वारा तो उनको आरोपित किया गया है, संघ ने तो उनको क्या है, इकट्ठा किया है, लेकिन राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग, राज्य के द्वारा उन मतलब किसने लगाया है, लगाया तो संघ ने है, लेकिन उसको संग्रहित और यूज कौन कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। तो ये जो आते हैं, ये आर्टिकल 268 के अंदर आती है ये बात। ठीक है, चलिए, अब 268 की जो क्लॉज ए है वो क्या बताती है कि अनुच्छेद 268 का जो क्लॉज ए है वो क्या बताता है कि जो संघ द्वारा आरोपित तथा राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए सेवा कर, तो जिनको अब निरस्त कर दिया गया है। तो पहले क्या था, जो आर्टिकल अनुच्छेद जो हमारा 268 है, उसकी क्लॉज ए में संघ द्वारा तो आरोपित किया जाता था टैक्स को, लेकिन जो राज्य है उनके द्वारा संग्रहित, उनको संग्रह भी राज्य करते थे और उपयोग में भी राज्य ही लाते थे। तो उसको अब निरस्त कर दिया गया है, जो सेवा कर से, जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है, उसको अब खत्म कर दिया गया। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 200 कितना, 269। तो आर्टिकल 269, तो आर्टिकल 269 क्या कहता है, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्य के को दिए जाने वाले कर, मतलब जो केंद्र है, केंद्र द्वारा तो ये क्या है, लगाए गए हैं, लेकिन संग्रहित किए गए किंतु राज्य को दिए जाने वाले कर। तो आर्टिकल 269 क्या बताता है कि जो केंद्र है, केंद्र द्वारा लगाए गए हैं एवं संग्रहित भी किए केंद्र द्वारा ही किए गए हैं, उनको रख भी केंद्र रहा है, लेकिन राज्य को दिए जाने वाले कर, लेकिन जो टैक्स है फिर वो राज्य को दे दिए जाते हैं, जो स्टेट्स हैं उनको दे दिए जाते हैं, उनको सौंप दिए जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है इस बात को, आर्टिकल 269। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 269 की क्लॉज ए यानी कि अनुच्छेद 269 की क्लॉज ए। तो वो क्या बताता है, जो अंतर्राज्य व्यापार है या वाणिज्य है उसके दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह, मतलब जो अंतर्राज्य व्यापार है या वाणिज्य है उनके दौरान जो वस्तु हैं, जो गुड्स हैं, और जो सेवा है, जो सर्विस है, तो उस पर
जो भी टैक्स है उसकी उगाही और संग्रह, तो वो आर्टिकल 269 के क्लॉज ए में हमको उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 270 यानी कि अनुच्छेद 270। तो अनुच्छेद जो हमारा 270 है वो हमको क्या बताता है, वो क्या जानकारी देता है। तो अनुच्छेद 270 कहता है या बताता है कि केंद्र जो है, केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर, मतलब जो हमारी सेंटर है और जो हमारा स्टेट है उनके बीच में जो भी टैक्स लगाए गए हैं कर, एवं संघ तथा राज्यों के बीच में वितरण, और जो संघ है और राज्यों के बीच में उनका उसका वितरण किस तरीके से होता है, वो अनुच्छेद 270 में ये बताया गया है या इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 271 यानी कि आर्टिकल 271। तो आर्टिकल 271 क्या कहता है, संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, मतलब संघ के लिए जो भी कतिपय कर हैं उस पर क्या है और ज़्यादा और एक्स्ट्रा टैक्स सरचार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो वो किस में बताया गया है, वो बताया गया है आर्टिकल 271 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 272 यानी कि अनुच्छेद 272। तो अनुच्छेद 272 क्या कहता है, तो वो बताता है कि संघ द्वारा लगाए गए, मतलब संघ तो क्या कर रही है, उनको लगा रही है, एवं संग्रहित किए गए कर, मतलब संघ उनको लगा भी रही है टैक्सेस को और उनको संग्रहण भी कर रही है, उनका संग्रहण भी कर रही है, जो कि संघ और राज्यों के बीच वितरण भी किए जा सकते हैं, जो कि संघ और राज्यों के बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। तो ये अब निरस्त कर दिया गया है, ये अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है जो हमारा आर्टिकल 273 है या अनुच्छेद 273 है, वो क्या बताता है, उसमें क्या है, उसमें है कि जो जूट है, जो जूट होती है या जूट उत्पाद, जो जूटों से बने भी जितने भी उत्पाद हैं उन पर क्या है, निर्यात कर के लिए अनुदान, उन पर जो निर्यात कर लगेगा तो उसका उसके लिए जो भी अनुदान है तो वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 273 यानी कि आर्टिकल 273 से ये संबंधित है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 274 यानी कि आर्टिकल 274। तो आर्टिकल 274 क्या कहता है, कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक को, जो भी कराधान है तो उसको क्या है, उसको टैक्सेशन जो भी है उसको प्रभावित करने वाले जो भी विधेयक हैं उनको, जिनमें कि राज्यों की भी रुचि है, जिनमें कि जो स्टेट्स हैं उनकी भी रुचि है, पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना, उन पर क्या है, उन पर मतलब कोई भी विधेयक है तो उसको क्या है, करा टैक्सेशन से संबंधित है, कराधान से संबंधित, तो उनके उसको प्रभावित करने वाले जो भी विधेयक हैं जिनमें राज्य भी एग्री कर रहे हैं, जो स्टेट्स हैं वो भी एग्री कर रहे हैं, उस पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना कि उस पर राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या कहते हैं, उनकी मर्जी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 275 यानी कि अनुच्छेद 275। तो अनुच्छेद 275 क्या बात बोलता है कि जो कतिपय राज्य हैं, कतिपय राज्य को संघ द्वारा अनुदान, जो भी कतिपय राज्य हैं तो उनको क्या है, उनको संघ द्वारा, उनको संघ यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र द्वारा अनुदान। तो ये हमारा कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 275 से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 276 यानी कि आर्टिकल 276। तो आर्टिकल 276 क्या कहता है, व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग तथा रोजगार पर कर, जो भी व्यवसाय है या व्यापार है या कॉलिंग वगैरह है तथा रोजगार, जो भी रोजगार के से संबंधित है उस पर क्या, उस पर टैक्स, उस पर कर। तो ये हमारे आर्टिकल 276 यानी कि अनुच्छेद 276 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 277 आर्टिकल 277। वो किसके बारे में जानकारी देता है, वो बचत के बारे में हमको जानकारी देता है या वो बचत के बारे में बताता है। तो बचत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 277 यानी कि अनुच्छेद 277। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 278 यानी कि आर्टिकल 278। तो आर्टिकल 278 क्या बता रहा है हमको, वो क्या किस बारे में जानकारी दे रहा है, जो कतिपय वित्तीय मामले हैं उससे संबंधित, या हम कह सकते हैं कतिपय वित्तीय मामलों से संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग बी के संबंध में राज्यों के साथ समझौता, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है, जिसको क्या कर दिया गया है, अब खत्म यानी कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारी प्रथम अनुसूची है तो उसमें उसका जो बी पार्ट है उससे संबंधित राज्यों के साथ जो समझौते, तो वो कौन से आर्टिकल से है या था,
था, अब तो नहीं है, तो वो आर्टिकल 278 से संबंधित था, जिसको अब खत्म यानी कि निरस्त कर दिया गया है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 279, 279। तो अनुच्छेद 279 क्या बताता है कि जो कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियों की गणना इत्यादि, मतलब जो भी टैक्सेस हमको प्राप्त हुए हैं, टोटल जो भी कर वगैरह जितनी जो भी प्राप्ति हैं उनकी गणना, तो उनकी गणना ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 279 यानी कि अनुच्छेद 279 या आर्टिकल 279 से ये संबंधित है। अब आर्टिकल 279 के क्लॉज ए में क्या है वो हमको क्या बता रहा है? तो आर्टिकल 279 की जो क्लॉज ए है वो बता रही है कि वस्तु और सेवा कर का कर परिषद, जो वस्तु है गुड्स और जो सर्विस टैक्स है उनकी परिषद के बारे में, उनकी परिषद के बारे में आर्टिकल 279 की क्लॉज ए में दिया गया है सारा कुछ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280, वो वित्त आयोग के बारे में बताता है। मतलब 279 का क्लॉज ए तो वस्तु और सेवा कर के परिषद के बारे में बताता है, और 280 वित्त आयोग के बारे में हमको जानकारी देता है, वित्त आयोग के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 281 यानी कि आर्टिकल 281। तो आर्टिकल 281 किससे संबंधित है? वित्त आयोग की अनुशंसाएं, मतलब जो हमारा वित्त आयोग है तो उसकी जो भी अनुशंसाएं हैं वो किस में दी गई हैं? ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? वो हमारे आर्टिकल 281 से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हो गया केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व का वितरण है उससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे वो हो गए। अब हम आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे जो अन्य जो वित्तीय प्रावधान है, जो अन्य वित्तीय प्रावधान है उनके बारे में देखेंगे। तो उनके बारे में जो पहला आर्टिकल आता है वो क्या आता है? वो आता है आर्टिकल 282 या अनुच्छेद 282। तो वो क्या जानकारी देता है? जो संघ है, जो सेंटर है, जो केंद्र है अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से अदा करने योग्य खर्च, मतलब जो भी टैक्स आया है संघ के पास या फिर किसी राज्य के पास, तो उस मतलब अपना जो राज्य राजस्व है, जो खुद का जो टैक्स है उससे अदा करने के लिए, उसमें से अदा करने के लिए जो योग्य खर्च होता है, तो वो क्या उन बताता है या वो उसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 282 या 282 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 283 या अनुच्छेद 283। तो अनुच्छेद 283 क्या जानकारी दे रहा है? जो जो संचित निधि हैं या फिर आकस्मिक निधि हैं, जो आकस्मिक निधि मतलब जिसमें से इमरजेंसी में पैसा सरकार निकाल लेती है, तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण, जो संचित निधि है, जो आकस्मिक निधि है, तो इनमें और जो लोक लेखा है तो उनमें जो जमा धनराशि है उनका जो संरक्षण है, तो उनके संरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है या वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 283 यानी कि अनुच्छेद 283 से ये संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 284 मतलब कि आर्टिकल 284। तो आर्टिकल 284 क्या जानकारी दे रहा है? किस बारे में बताता है? जो शूटर्स डिपॉजिट हैं, जो शूटर्स डिपॉजिट हैं तथा अन्य धनराशि जो कि लोक सेवा एवं न्यायालय द्वारा प्राप्त होती है उनका संरक्षण, जो किसके द्वारा? लोक सेवकों और जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जो प्राप्त होती है तो उनका संरक्षण, उसके उनके संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 284 या अनुच्छेद 284। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 285 आर्टिकल 285। तो आर्टिकल 285 क्या बता रहा है? अनुच्छेद 285 क्या बता रहा है? राज्य कराधान में संघ की संपत्तियों की छूट, जो राज्य है, जो स्टेट है उनका जो टैक्सेशन वगैरह है कराधान, तो उसमें जो संघ की जो संपत्तियां हैं, जो सेंटर की जो प्रॉपर्टी है उसकी छूट किस तरीके से, क्या छूट है, जो भी है वो सब जो हमारा आर्टिकल 285 है या अनुच्छेद 285 है उसमें बताया गया है, उसमें सारा कुछ कहा गया है। ठीक है, आई होप जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ आ ही रहा होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 286। कौन सा? अनुच्छेद 286। तो आर्टिकल 286 क्या कहता है? वस्तुओं की बिक्री, जो भी वस्तु है उनकी बिक्री अथवा खरीद पर कर आरोपित कर प्रतिबंध। तो कर आरोपित पर प्रतिबंध मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जो भी गुड्स हैं, जो सामान है उसमें बिक्री और जो खरीद है उस पर जो भी टैक्स लगता है, कर आरोप पर प्रतिबंध जो लगाया जाता है या लगाया जा सकता है वो आर्टिकल 286 या अनुच्छेद 286 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 287। तो हमारा अनुच्छेद 287 क्या बताता है हमको? बिजली पर करों से छूट, जो बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी पर जो टैक्स से रिलीफ मिलती है, करों से छूट है, तो ये सब कौन से आर्टिकल के अंदर है बातें? ये सब आर्टिकल 287 के अंदर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 288 यानी कि अनुच्छेद 288। ये क्या बोलता है? कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली से संबंधित राज्य द्वारा करारोपण से छूट। जो भी कतिपय मामले होते हैं उनमें जो पानी है या फिर बिजली है उससे संबंधित जो भी राज्य हैं, राज्य द्वारा करारोपण से छूट, मतलब जो टैक्स वगैरह है उससे छूट। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 289 यानी कि आर्टिकल 289। तो आर्टिकल 289 क्या बोलता है? किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। मतलब कोई भी राज्य है उसकी जो संपत्ति है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी जो आय है उस प्रॉपर्टी, मतलब जिस भी तरीके से जो भी इनकम हो रही है, आय का संघीय करारोपण से छूट। तो उसमें क्या, जो संघीय करारोपण है मतलब जो संघ है, जो हमारी जो सेंटर है, तो वो जो भी कर आरोपण करती है, जो भी टैक्स लगाती है उससे छूट। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 289 में। ठीक है, मतलब राज्य की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी राज्य की है, लेकिन उस पर जो संघ है, जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो करारोपण लगा सकती है, लगाती भी है, लेकिन छूट कब कब है, किन किन कंडीशंस में है, वो आर्टिकल 289 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 290 यानी कि अनुच्छेद 290। तो अनुच्छेद 290 क्या कह रहा है? जो कतिपय खर्च हैं और जो पेंशन है उनसे संबंधित समायोजन, तो उनसे संबंधित जो भी समायोजन है वो अनुच्छेद 290 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 290 का क्लॉज ए। तो वो क्या बोलता है? वो बताता है जो देव सेवम कोष हैं उनको वार्षिक भुगतान, जो देव सेवम कोष है उनको जो वार्षिक भुगतान है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 290 के क्लॉज ए में। ओके, चलिए फिर आता है हमारा अनुच्छेद 291 यानी कि आर्टिकल 291, शासकों के प्रीवर्स प्रीवी प्रीविपर्स। तो वो क्या है? इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है जो उधार ग्रहण से संबंधित आर्टिकल हैं। जो किससे संबंधित आर्टिकल है? उधार ग्रहण से। तो वो कौन से हैं? तो उसमें दो अनुच्छेद आते हैं, एक तो अनुच्छेद 292, एक 93। तो अनुच्छेद 292 यानी कि आर्टिकल 292 क्या बताता है? भारत सरकार द्वारा लिए गए जो भी उधार हैं उनको कौन से आर्टिकल में बताया गया है? उनसे उससे रिलेटेड जो भी सिचुएशंस है, जो भी कंडीशंस है, जो भी बातें हैं वो आर्टिकल 292 में कही गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 293 या आर्टिकल 293, वो है राज्य द्वारा लिए गए उधार। जो राज्य है, जो स्टेट है उसके द्वारा जो भी उधार लिए गए हैं वो आर्टिकल 293 में उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कल जो हम करेंगे ना वो केंद्र राज्य संबंध में जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। किसी का कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ जो नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज आज की क्लास इतनी ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।